अस्सलाम दोस्तों, इन सेट भी मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। ये यौम आज़ादी ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल इस वजह से है कि इस यौम आज़ादी से पहले हमने अपने अज़ली दुश्मन को ना सिर्फ धूल चटाई है, बल्कि उसकी जो ताकत का घमंड था हमने उसको भी चूर चूर करके रख दिया है। हम सब मार्के हक में फ़तह का जश्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ी से सर झुकाकर और उसकी बेपाया रहमतों की शुक्रगुजारी के तौर पर मना रहे हैं। ये बात भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस यौम आज़ादी पर पहली मर्तबा कौम में वतन परस्ती का और इत्तेहाद का ऐसा मंजर सामने आया है, ऐसी मिसालें सामने आई हैं जो कि इससे पहले देखने को नहीं मिली। और यह बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस यौम आज़ादी पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की आवाम को अपने डेटरेंस में इजाफे का एक ऐसा तोहफा मिला है जिसको किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये तोहफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कल रात पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्कद तकरीब में खिताब करते हुए कहा और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान आर्मी के तहत पहली रॉकेट फोर्स कायम की जा रही है। और इस रॉकेट फोर्स का क़याम यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफे और दुश्मन के खिलाफ जो अपना जो डेटरेंस है उसमें इजाफे का सबब बन सकती है। इस रॉकेट फोर्स के मकासद क्या हैं, ये रॉकेट फोर्स किस तरीके से काम करेगी और ये रॉकेट फोर्स किस तरीके से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा करेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। इन तमाम सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले यह बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि यह जो खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया था इसमें रॉकेट फोर्स के क़याम के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे, जिसमें से पहला पॉइंट था मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए मुश्तरका कोशिशों में शामिल होने की दावत। और दूसरा पॉइंट था कि पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल इशू है वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस रिजॉल्व कि वो इस मसले को हल कराने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से एक मरतबा फिर इस बात का मुतालबा किया कि वो इस मसले को हल कराने के लिए अपनी पोजीशन और अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करें और इस मसले पर पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत के साथ या तो सालसी कराएं या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस तस्वाब राय का हक ये जो मज़लूम कश्मीरी हैं इनको लेके दें। इसके बगैर ये जो रीजन है ये जो है वो ख़तरात का शिकार रहेगा। यहाँ पर पायदार अमन की जो दुनिया की ख्वाहिश है वो किसी भी सूरत पूरी नहीं हो सकती, ख़ास तौर पर भारत के जारहाना अज़ाइम के तनाजुर में। वज़ीर आज़म की तरफ से ये जो दो पॉइंट्स रेज़ किए गए, यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया कि वक्त आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों और इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच की सियासत से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तमाई सोच अपनाएं। आज के इस अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी को मिसाक के इस्तेहकाम ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत देता हूँ। यानी वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है या ये जो एक नई सोच का इजहार किया है वो है तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए रोड मैप, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए एक तवीलुल मुद्दती इस्लाहाती प्रोग्राम पर इत्तफाक राय की दावत। और मेरे नज़दीक ये जो यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये जो दावत दी गई है इसका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को इसका जो है वो खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तकसीम भी मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये मौका है जहां पर तमाम लोग एक इत्तफाक राय को
जो है वो पैदा कर सकते हैं, और उसके तहत अगर इस्लाहात करनी है तो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम करके आइनी इस्लाहात भी की जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल डिवाइड है इसको ख़त्म किया जा सकता है और एक डायलॉग की बुनियाद बन सकती है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि इसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल होगी, और पाकिस्तानी फ़ौज अगर इस वसी तर मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान में शामिल हो या उसकी गारंटर बने या इस मिसाक की जो है वो निगरानी करे, तो उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए इत्तफाक राय को कायम करना और उस इत्तफाक राय पर अमल करना दोनों ही मुमकिन हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो इस तनाजुर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का यह कहना कि वो फौज के अलावा किसी और से बातचीत नहीं करेगी, इस मिसाक के लिए दावत में उनकी शमूलियत, उनके मौक़िफ़ की जीत भी हो सकती है, और उसके नतीजे में जो इस वक्त एक पॉलिटिकल डिवाइड नजर आ रही है, ये इस पॉलिटिकल डिवाइड के खात्मे की बुनियाद भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए अपनी सोच से या अपने पॉलिटिकल मफादात से आगे बढ़कर सोचना होगा, और उसके लिए नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा भी करना होगा। और ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक ऐसा मौका है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक ऐसा चांस है जिसको किसी सूरत भी जो है वो उसको ज़ाया नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि फिर इसके मुज़मरात होंगे। ये बात तय है कि अगर इस मिसाक के लिए, एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए, एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बुनियाद से फ़ायदा ना उठाया गया, तो फिर उसके बाद जो जिसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि फस्तायत की बुनियाद रखी जा सकेगी, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ये लफ्ज़ मैं नहायत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये चांस अगर मिस हो गया तो फिर उसके बाद वो लोग या वो ताकतें जो अपने असर रसूख को बरकरार रखना चाहती हैं या अपनी ताकत में इजाफा करना चाहती हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए कोई और गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। ये इत्माम हुज्जत है। इस इत्माम हुज्जत को जो है इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, इसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो माशी है। अगर देखा जाए तो हालिया दिनों में ऐसी पेशरफ्त डेफिनेटली है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान अपने जो मईशत है उसकी बहाली के रास्ते पर गामजन है। और अभी कल ही मूडीज़ की तरफ से एक नई जो रैंकिंग सामने आई है उसमें पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा किया गया, जो पाकिस्तान की मुस्तहकम या मुस्तहकम होती हुई मईशत की तरफ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और ख़ास तौर पर मईशत के इस्तेहकाम के लिए जो पॉलिसीज़ को इस वक्त तो किया जा रहा है, उन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अवाम को रिलीफ देना भी ज़रूरी है। और कल इस हवाले से वज़ीर ख़जाना की तरफ से ये अहम ऐलान भी सामने आया कि वो इंटरेस्ट रेट्स को मज़ीद कम करेंगे और इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी कमी की जाएगी, क्योंकि इसके बगैर जो आलमी मुसाबकती दौर है ट्रेड के एतबार से, उसमें पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और जो चांस पाकिस्तान को अमेरिका में अपनी बरामदात के हवाले से मिला है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाए और दूसरी बिजली की कीमतों में कमी की जाए। ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ के लिए 9 सेंट पर किलोवाट आवर अगर ये रेट इंडस्ट्री के लिए फ़िक्स किया जाए, तो फिर पाकिस्तान के लिए बरामदात के लिए आलमी मंडी के अंदर मुकाबले की पोजीशन वो है वो बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान इस चांस से फ़ायदा उठा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मसला कश्मीर। अगर देखा जाए तो हालिया यानी मई के अंदर जो 4 रोज़ा जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके सीज़ फायर के लिए जो 4 पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से सामने आए थे, मार्को रूबियो ने और जो नायब प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के डीजी वांस और फिर डोनाल्ड ट्रंप, सब ने इस बात का इजहार किया था कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर के लिए ये अहमियत के हामिल है। और 4 पॉइंट्स कौन से थे कि तमाम हल तलब
अमूर के लिए किसी गैर जानिबदार मुल्क में मुज़ाकरात इंक्लूडिंग कश्मीर। दूसरा इशू था कि ट्रेड किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तीसरा था पानी के इशू को रिजॉल्व किया जाए और चौथा इशू था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान इंडिया पर और इंडिया पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है। इसके ऊपर बातचीत करके एक ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए जहां पर इस तरह के जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जाए। लेकिन इंडिया ने इन चार में से किसी एक नुक्ते के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया और चूंकि इस सीज फायर का अमेरिका गारंटर है, इस सीज फायर के लिए अमेरिका ने ही ये 4 पॉइंट्स दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर के बाद जो गुफ्तगू थी मीडिया से उसको करते हुए भी इस बात का इजहार किया था कि उनके जहन में मसले कश्मीर को हल करने के लिए एक प्लान मौजूद है और वो इस प्लान के ऊपर अमल दरामद करके मसले कश्मीर को हल करेंगे। तो उसके लिए वजीर आजम ने उनको एक मरतबा फिर ये वादा जो है वो याद दिलाया है और इस वादे पर अमल दरामद करना अब उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि इस खिताब का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था और मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो है पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील। अब अगर देखा जाए तो जो मार्का हक पाकिस्तान ने जीता था, उस मार्का हक में एक जानिब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और 6 और 7 मई का जो रिजल्ट था वो 6-0 निकला। बाद में पता चला कि ये 6-0 नहीं बल्कि 7-0 था। अब उसके बाद जो दूसरा मरहला था वो 9 और 10 मई को था और वहां पर पाकिस्तान के लिए फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स ने इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए गेम को चेंज किया और इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से फतह 1 और फतह 2 की जो बारिश की गई उसने इंडिया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। अब ये जो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड है ये एक अहम हिकमत अमली है, एक अहम कदम है पाकिस्तान के दिफाई ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए। और मेरे नज़दीक इस हवाले के ये जो चंद पॉइंट्स हैं ये बड़ी ही इसकी सिग्निफिकेंस को की तरफ इशारा देते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का इजाफा। रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम पाकिस्तान को कन्वेंशनल और लेटेस्ट हथियारों जैसे क्रूज, बैलिस्टिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए दुश्मन को ताकतवर जवाब देने की सलाहियत फराहम करेगा। पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो मुख्तलिफ मिसाइल्स हैं वो तैयार किए हैं जिसमें क्रूज हैं, बैलिस्टिक हैं, सबसोनिक हैं, सुपरसोनिक भी मिसाइल्स मौजूद हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तैयार करना है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी काम कर रहा है। लेकिन इस कमांड की तश्कील के बाद पाकिस्तान के लिए इस फील्ड के अंदर काम करने के और ज़्यादा मौके भी सामने आएंगे। मैंने कल आपके साथ फतह 4 मिसाइल की तफसीलात शेयर की थी जो कि मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जाने की कैपेसिटी रखता है और उसके साथ साथ ये क्रूज मिसाइल है। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ बाबर 3 की तजर्बे की भी खबर को शेयर किया था जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान स्टेल्थ और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इसकी तरफ पेशरफ्त कर रहा है। और इस कमांड की तश्कील के बाद आज़ादाना ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा पाकिस्तानी फ़ौज की, क्योंकि ये जो कमांड बनेगी, ये जो रॉकेट फोर्स बनेगी, इसका काम ही यही होगा कि वो दुश्मन के अहदाफ का तयन करे, दुश्मन के जो अहम मराकज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनको हिट करने के लिए जो उसके पास हथियार हैं अब वो उनको उनका तयन करे कि किस हथियार से यानी किस मिसाइल से कौन से टारगेट को हिट करना है और उसके साथ साथ अपनी इस मिसाइल साजी की जो सलाहियत है उसमें किस तरीके से इजाफा करना है। ये इस कमांड फोर्स का एक अहम जो है वो एस्पेक्ट है। तीसरा है इसके लिए फौरी रद्द अमल। अगर देखा जाए तो एयरफोर्स अपना काम करती है और हमने एयरफोर्स की अपनी ऑपरेशनल सलाहियत का अमली मुजाहरा देखा और दुनिया पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल सलाहियतों का लोहा मान रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को
इस्तेमाल किया, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अप्लाई किया और जिस तरीके से दुश्मन को जो है वो उसके लिए जो जवाब देने का जो उसका सलाहियत थी उसको महदूद किया, वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। लेकिन एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तान को अपने दीगर जो रवायती जंगी तरीके हैं उसमें भी इजाफा करना है और उसके लिए फौरी रद्द अमल जो है वो मिसाइल्स के ज़रिए ही दिया जा सकता है। और इस रद्द अमल के लिए एक ऐसी कमांड की तश्कील भी ज़रूरी थी जो इस बात का तयन कर सके कि रद्द अमल कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है और उसके नताइज क्या होंगे। इसका तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसके लिए ये कमांड फोर्स बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इसके साथ साथ मुकामी सतह पर ये जो मिसाइल साजी की सलाहियत है खुद इन्हिसारी पर मबनी, ये इस कमांड फोर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान ने ये जो रॉकेट कमांड फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, ये बुनियादी तौर पर रेप्लिका है चाइना मॉडल का। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भी रॉकेट फोर्स मौजूद है जिसको PLA-RF का नाम दिया जाता है और उस रॉकेट फोर्स का भी बुनियादी मकसद यही है कि उसने चीन के लिए जो डेटरेंस है उसकी सलाहियत में इजाफा करना है। और इस रॉकेट फोर्स ने अपने क़याम के बाद चीन की जो मिसाइल साजी की सनत है उसके अंदर इतनी जिद्दत पैदा की कि चीन अब ऐसे मिसाइल्स भी बना रहा है जो फिजिक्स के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। एक नए मिसाइल का चीन ने तजुर्बा किया जो 90 डिग्री पर जाने के बाद रुख को चेंज कर लेता है और जिग-जैग करता है। और ये मिसाइल इनफैक्ट जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा इजाफा है, एक ऐसा मोजा है जो कि इससे पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज मॉडल पर अमल दरामद करना ये इनफैक्ट पाकिस्तान और चीन दोनों के दरमियान एक नए दिफाई इश्तराक की बुनियाद बनेगा। क्योंकि अगर चाइनीज मॉडल को पाकिस्तान में अप्लाई किया जा रहा है और इसके लिए अभी जो रिसेंट विजिट्स चाइना के हुए हैं वो मुझे लग ऐसे रहा है कि ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है ये पाकिस्तान की रॉकेट कमांड के क़याम और उसको जो ताउन है, मुआवनत है, वो फराहम करने में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ये रॉकेट कमांड फोर्स किस तरीके से पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करेगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है ताकतवर हथियारों का ज़ख़ीरा, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास हथियार मौजूद होंगे और वाफर मकदार में मौजूद होंगे तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान के रिस्पॉन्स और पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन को उसके ज़राए को महदूद करने के इख्तियारात भी हासिल हो जाएंगे और ये पाकिस्तान को उसकी रेंज में इजाफा करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। पाकिस्तान के पास अगरचे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के मिसाइल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास हतफ सीरीज़ है, राद सीरीज़ है, गजनवी है, बाबर है, अबाबील है, उसके साथ ये फतह मिसाइल सीरीज़ है। पाकिस्तान के पास अच्छी खासी रेंज मिसाइल्स की मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी मौजूद है, सबसोनिक मिसाइल्स की भी मौजूद है। लेकिन अब उससे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के साथ साथ हथियारों के ज़ख़ीरे में भी इजाफा करना है, तो उसके लिए ये कमांड फोर्स अहमियत की हामिल है। इसी तरीके से जब जंग की सूरत हाल होती है तो मुख्तलिफ फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन और लचक की गुंजाइश भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रॉकेट फोर्स का क़याम से 2 से 3 मिसाइल रेजिमेंट्स के साथ 2 इजाफी डिवीजन्स भी पाकिस्तानी फ़ौज को हासिल हो जाएंगी, जिसके साथ UAVs यानी बग़ैर पायलट के तैयारों के ज़रिए हदफ को शनाख्त करने और हमले के बाद नुकसान का जायज़ा लेने की सलाहियत का हामिल होना पाकिस्तान के लिए भारत के मुकाबले में जो है वो उसमें पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के इम्कानात और ज़्यादा मौसर हो जाएंगे और इसके साथ साथ दुश्मन के दिफा को चैलेंज करने की सलाहियत भी हासिल हो जाएगी। अब चूंकि पाकिस्तान ने चाइनीज़ मॉडल को कॉपी करना है तो फिर चाइनीज़ मॉडल को देखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स का मॉडल क्या है, इस हवाले से ये बात अहमियत की हामिल है कि
पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स एक अलग फौजी शाख है जो चीन के बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। चीन ने ये जो रॉकेट फोर्स है ये 2015 में कायम की थी और इसका मकसद ज़मीनी बुनियादों पर मिसाइल ऑपरेशन के लिए एक मखसूस यूनिट बनाना था जो न सिर्फ जौहरी हथियारों बल्कि DF-21 रिवायती हथियारों के लिए भी जिम्मेदार है और इसमें DF-26 और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी शामिल हैं। इसी तरीके से PLARF का मकसद स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए जो डेटरेंस है वो फराहम करना और उसके साथ साथ मुख्तलिफ महाजों पर, चाहे वो ज़मीनी हैं, फ़ज़ाई हैं या समुद्री हैं, वहाँ पर जो फ़ज़ाई ऑपरेशंस के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशंस के ज़रिए और दूर से दुश्मन को टारगेट बनाने के लिए जो हिकमत अमली है उसका तयन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इस मकसद के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रॉकेट फोर्स बनाई और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए भी इसी मॉडल के तहत आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि चीन के लिए इस रीजन के अंदर इंडिया एक मुमकिना जो है वो फौजी हदफ था, लेकिन चाइना ने चूंकि अपने लिए जो नो वॉर की पॉलिसी है वो अपनाई और अपनी मईशत पर फोकस किया, तो उसके बाद उसके लिए इंडिया महज अरुणाचल प्रदेश की हद तक ही हदफ है, इससे आगे वो इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और दूसरा इशू है उसका ताइवान, और ताइवान के लिए जो उसका क्लेम है वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इस मकसद के लिए चाइना ने अपने जो फौजी मकासद हैं या फौजी अहदाफ हैं उसका तयन किया और उसके लिए उसने अपने लिए एक जो शील्ड है उसका तयन किया। अब चूंकि पाकिस्तान का जो 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो चाइना से आता है, पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9 चाइना ने तैयार करके दिया है और अब पाकिस्तान HQ-19 चाइना से एक्वायर करने जा रहा है। तो ये इनफैक्ट पाकिस्तान के चाइना के डिफेंस सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस कंपैटिबिलिटी को दीगर शोबों में भी आगे लेके जाना है और इसीलिए ये रॉकेट कमांड फोर्स का क़याम अहमियत का हामिल है। और इम्कानी तौर पर इसके बाद पाकिस्तान DF-17 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो टेक्नोलॉजी भी चाइना से हासिल करने के लिए शायद कोशिश कर रहा है और अपने तौर पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को तैयार करने की जो काविशें हैं वो जारी हैं। तो इस कमांड फोर्स के क़याम के बाद जो मजबूत हिकमत अमली है मिसाइल साजी के हवाले से उसमें इजाफा होगा और ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान के डिफेंस के लिए और ख़ास तौर पर भारत जैसे दुश्मन के मुकाबले के लिए एक बड़ा ही अहम ऐलान है। और इस हवाले से रियासत पाकिस्तान के इस इक़दाम की तारीफ़ तो बनती है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।